नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ एक बैठक की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे पर जोर देते हुए कहा कि प्रदेश में हमें अमन, चैन और भाईचारे के साथ मिलकर रहना है। एक दूसरे की मदद और उनके रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे, तभी एक सभ्य समाज की परिकल्पना साकार हो पाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही है। सीएम ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के अति पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष तौर पर नजर है। ऐसे क्षेत्रों में विकास के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जाएगा। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में उर्दू भाषा पढ़ाने के लिए जल्द ही योजना बनेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी गांव में विकास संबंधी समस्या के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया गया है और इस पोर्टल पर गांव की समस्याओं को सीधे जिला प्रशासन तक पहुंचाया जा सकता है। सरकार अब इसी तर्ज पर नगर दर्शन पोर्टल भी तैयार करेगी, जो शहरी क्षेत्र की विकास संबंधी समस्याओं के लिए होगा। और इसके साथ ही सीएम ने अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी पदाधिकारियों का आह्वान किया कि वो अपने आसपास के सभी लोगों का परिवार पहचान पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो वहीं फरीदाबाद में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने करीब 20 मामलों पर सुनवाई की है। आपको बता दें, इनमें 15 मामलों को सुलझा भी दिया गया है और 5 मामले कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि बिल्डरों के निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का मामला पिछले 4 सालों से चला रहा था, जिसमें अब 250 करोड़ रुपए की राशि निवेशकों को दिलाई गई है और उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी के अंदर आकर संतुष्टि भी जाहिर की है। इसके अलावा 7 परियोजनाओं का भी शुभारंभ डिप्टी सीएम ने किया, जिससे फरीदाबाद के कई विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को राहत मिलेगी। ग्रीवेंस हमारे पास थी, जिनके ऊपर एक एक करके सुनवाई करी। कई प्रार्थी नहीं भी आ पाए, उनको भी हमने प्रयास कर रिजॉल्व करवाने का काम किया। एक जो सबसे लंबी पेंडिंग समस्या यहाँ थी, जिसको 4 साल से निरंतर ग्रीवेंस पे हैंडल किया जा रहा था, मुझे खुशी होती है बताते हुए कि 4 साल बाद प्रार्थियों को उनका पैसा भी वापस मिला और उन्हें अपनी सेटिस्फैक्शन आज दिखाने का काम। एक ऐसा केस और था जहाँ एक लेडी के स्टैम्प पेपर अधिकारियों द्वारा गुमा दिए गए थे। टाइम एक्सपायर होने के बाद उस पर भी ये निर्णय लिया गया है कि उसकी स्टैम्प की जो वैल्यू है उसको रिफंड हम करने का काम करें। यहाँ एक कॉलोनी की पानी की समस्या थी, नेक्स्ट ग्रीवेंस तक डे टू डे मॉनिटरिंग करी जाएगी और उसको पर्याप्त मात्रा में पानी पहुँचाने की व्यवस्था बनाई जाएगी। अलग अलग विभागों की संबंधित समस्या थी और मुझे विश्वास है कि जितने प्रार्थी आए वो सेटिस्फाइड भी रहे हैं और उनकी समस्याओं को रिजॉल्व करवाया जाएगा। एक्सेप्ट एक जो समस्या दिल्ली की कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी की है, उसके अंदर हमारी आईएएस गरिमा मित्तल है, डेडिकेटेडली अब उनको इसके अंदर जिम्मेवारी दी जाएगी कि वो इसको पर्सनली पूरे को मॉनिटर करें और इसकी रिपोर्ट अगली ग्रीवेंस तक देने का काम करें। साथ में 7 अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे जिनका आज या तो नींव पत्थर रखा गया है या प्रदेश में कोयले की कमी से होने से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इनकार कर दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि अभी हरियाणा में 22 दिनों का कोयला है। हमारे पास आज के दिन भी 22 दिनों का कोयला पर्याप्त मात्रा में हमारे अलग अलग थर्मल्स में पड़ा है और मॉनसून क्योंकि लगभग पूरे देश भर में समाप्त हो चुकी है, हमें उम्मीद है कि अगले 10-12 दिनों में जो फ्लो ऑफ कोल है वो रेगुलर रहेगा। हमारे पास आज के दिन भी। तो वहीं दूसरी तरफ विद्युत विभाग के एसीएस पीके दास का कहना है कि जिन क्षेत्रों से कोयला आता है उन क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं, इसलिए आपूर्ति नहीं हो पाई, जिसकी वजह से सिर्फ 4 से 5 दिनों का कोयला ही रह गया है। और सितंबर के महीने में जिन राज्यों में कोयले की खान है वहाँ बाढ़ होती है, जिसकी वजह से कोयले की वहाँ से आवाजाही जो है उसमें घट जाती है। आमतौर पर थर्मल प्लांट को 1 महीने के आसपास के कोयला रखने की हिदायत दी जाती है, लेकिन इन दिनों में क्योंकि उतना कोयला नहीं आ पा रहा है जितना की आपूर्ति हो रहा है, इसीलिए
सभी राज्यों में लगभग कोयले की जो प्लांट लेवल पे अवेलेबिलिटी है वो घट के 4-5 दिन के रह गए हैं। लेकिन हमारे हरियाणा से ये स्थिति लगभग सितंबर की शुरुआत से ही है। लेकिन जितनी कोयला हमें चाहिए उतना कोयला हमें लगभग मिल जा रहा है, जिसकी वजह से 4-5 दिन के कोयला होते हुए भी हमारी जितनी मांग है बिजली की वो पूरा करने में हम सक्षम रहे। हर साल ऐलानाबाद उपचुनाव को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उपचुनाव में गठबंधन की बहुमत से ही जीत होगी। दावा तो कांग्रेस भी यही कर रही है, आईएनएलडी भी यही कर रही है, गठबंधन भी यही कर रहा है। वो तो इलाहाबाद की जनता का विश्वास जो जीत पाएगा 30 तारीख तक, जीत तो उसकी हो। और हम ये विश्वास रखते हैं कि सब मिलकर जिस मेहनत लगन के साथ काम कर रहे हैं और जो आज के हालात है, गठबंधन उसके अंदर भारी बहुमत लेने का काम। बीजेपी ने ऐलानाबाद उपचुनाव के लिए सुभाष बराला को चुनाव प्रभारी बनाया है और बराला भी लगातार विपक्षियों पर हमला बोल रहे हैं। बराला ने इनेलो नेता अभय चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा ने इस्तीफा दिया था और अभय चौटाला ने ऐलानाबाद को प्रयोगशाला बना रखा है। चौधरी अभय सिंह चौटाला उन्होंने अपना रिजाइन दिया और ये कह करके दिया कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा और अपना रिजाइन देता। और अब उपचुनाव की घोषणा हो गई। केवल किसानों के नाम पर वाहवाही लूटने के लिए जो इस्तीफा दिया गया, जिसका कोई औचित्य बनता नहीं था, जिसका कोई तुक बनता नहीं था और वो बात उनकी पूरी हुई नहीं है कि जब तक बिल वापस नहीं होंगे मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा। तो फिर दो बातें इसमें आती हैं कि एक तो भी जब स्टे है, केंद्र सरकार ने रोक लगा दी, फिर भी आप इस प्रकार का पॉलिटिकल ड्रामा करते हैं रिजाइन देने का। रिजाइन दे दिया, जब वापसी भी नहीं हुई बिल की, फिर जब उपचुनाव की नौबत आई, फिर आकर के आप दोबारा से चुनाव में किस मुंह से वोट मांगने का काम करेंगे। उपचुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ा है। 2014 में ऐलानाबाद से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रमेश भादु ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। भादु ने सीएम की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भादु ने कहा कि हलके का विकास सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। करनाल की तरावड़ी अनाज मंडी में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, जहां पर उन्होंने धान खरीद को लेकर सवाल उठाए और सरकार को घेरते हुए नजर आए। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मंडियां धान से भरी हुई हैं, लेकिन खरीद नहीं की जा रही। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि पीआर धान 90 दिनों में पक जाती है। इसके हिसाब से खरीद 15 सितंबर से शुरू हो जानी चाहिए थी। बरसात की वजह से भी किसानों को खासा नुकसान हुआ है। तो वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा। तो वहीं आड़तियों की आड़त और मजदूरों की मजदूरी दर घटाने पर भी हुड्डा ने सवाल खड़े किए। पेमेंट दी नहीं, आड़तियों की आड़त कम कर दी और उसके सीधा वो करने लगे। और ये पहली दफा हुआ है कि जो मजदूरी है हर साल बढ़ती है, मजदूरी की आपके घट के आई है। तो हर वर्ग परेशान है। विफल सरकार है, ऐसी सरकार पहले कभी देखी नहीं। हाँ, अगर हमारी सरकार आएगी तो ये पोर्टल वोर्टल सब खत्म हो जाएंगे, समय पे सबका जाएगा, सबकी लिफ्टिंग होगी, सबको एमएसपी मिलेगी। अभी कितने किसान मेरे भाई मिले हैं उनको एमएसपी नहीं मिल रही धान में, 1800 कुछ जा रहा है उनका, और मतलब 100-100 रुपया कम बेच रहा है। और बाजरे में तो और बुरा हाल है, 2200 रुपये बाजरे की एमएसपी है। और आज जहाँ बाजरा आता है वो मंडी में 800-900 बिक रहा है।
कहीं 1000 बिक रहा है, चाहे वो बाजरा हो, चाहे ये आपका धान हो। किसान को एमएसपी नहीं मिल रही, ना आड़ती को उसकी आड़त पूरी मिल रही, ना मजदूर को। महंगाई को लेकर पूर्व सीएम हुड्डा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों का महंगाई से बुरा हाल है। वो तो गरीब आदमी ले और किसान की तो कर दिया। किसान लागत तो बढ़ रही है, किसान की आमदनी घट रही है, एमएसपी भी नहीं मिल रही। एमएसपी भी 2% बढ़ाते हैं, 3% बढ़ाते हैं, जबकि पेट्रोल डीजल आकाश में जा रहा है। और गरीब आदमी का तो जो रसोई इतना महंगा हो रही है, गरीब आदमी का जीवन दुर्लभ हो रहा है, उसके ऊपर उसकी रसोई तो बहुत महंगी हो रही है। तो हर वर्ग जो है सरकार से भी मुक्त है। सिलेंडर का भाव बढ़ गया, डीजल का रोज बढ़ते, कभी 30 बढ़ गया, कभी 25 बढ़ गया, 100 का आंकड़ा पार कर गया। वो तो किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की बंद सीमाओं को खुलवाने की कवायद लगातार जारी है और इसी के चलते झज्जर जिला प्रशासन ने टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के साथ बैठक की और दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे नंबर 9 को खुलवाने पर चर्चा भी की। हालांकि ये बैठक बेनतीजा रही और इस बैठक में किसानों ने भी मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने की मांग प्रशासनिक अधिकारियों से की है। एक तरफ जहां पर जिला प्रशासन ने किसानों के रास्ते के लिए यहां पर खुलवाने को कहा है, तो वहीं किसानों ने कहा कि रास्ते दिल्ली पुलिस ने बंद करके रखे हैं। उन्होंने कोई रास्ता बंद नहीं कर रखा, लेकिन अगर ये रास्ता खोलते हैं तो किसान इसमें सहयोग जरूर देंगे। देखो, आज डीसी साहब आए थे झज्जर, एसपी साहब आए थे, बाकी लोकल प्रशासन है, एसडीएम वगैरह, डीएसपी वगैरह सभी अफसर थे। उनने बार बार ये बात की है, पहले तो भी सड़क है, जो सड़क रोकी हुई है वो किसानों को रोकी है। हमने बोला भी सरकार जी है सड़क किसानों ने नहीं रोकी, सड़क जी रोकी हुई है वो दिल्ली पुलिस वालों रोकी गई है। फिर वो बार बार पूछते थे भी आप दसो भी हम सड़क आप मतलब उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। वो हमने बता दिया भी ये मामला है जो संयुक्त किसान मोर्चे का है, जो हमारे बड़े लीडर हैं वो ही बात करेंगे भी सड़क खलवानी है या नहीं खलवानी है। डीसी साहब कहते भी हम कोई कमेंटमेंट नहीं करना चाहते, कोई लिखती नहीं आपसे लेना चाहता, रूटीन में पूछने के लिए आए हैं। वो जो बताया है वो उनको बता दिया कि जो सड़क मेन खुलनी है, हमें पहली गल तो रोकी नहीं, ये खुलनी है तो संयुक्त मोर्चा ही उससे फैसला लेगा। साहब ने यही क्वेश्चन किया था कि भाई अब ये रास्ते रोक रखे, इनके बारे में बात करनी है। रास्ते किसानों ने तो रोक ही नहीं रखे। ये रिपोर्ट अभी बताया डीसी साहब ने कि हमने भी रिपोर्ट भेज दिया कि भाई किसानों ने नहीं रोक रखे। और ये साइड में जो घूम के जाते हैं अंदर लोग, ये सारे वहाँ भी दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे हैं और इस साइड में भी ये दिल्ली पुलिस ने रोक रखे हैं। किसान तो दिल्ली में जा रहा था, अब भी वहीं जाने का प्रोग्राम है, उन्होंने रोक रखे हैं, बैठे हैं। करनाल में पुलिस और किसानों की झड़प हुई मामले में रिटायर्ड जज सोमनाथ अग्रवाल ने जांच शुरू कर दी है। रिटायर्ड जज का कहना है कि 1 महीने में जांच पूरी करने की कोशिश करेंगे। इंक्वायरी चालू होगी, जो पीरियड काउंट होएगा वो आज से काउंट होएगा। मेरा जो ड्यूटी का है जो मैंने इंक्वायरी होल्ड करनी है, तो बाकी अभी मैं करनाल चला जाऊंगा थोड़ी देर के बाद, तो देख के आएंगे। अगर कोई वहाँ जगह अवेलेबल हुई तो इंक्वायरी वहाँ करेंगे करनाल इंसिडेंट। तो कितने समय में आपको ये इंक्वायरी खत्म करनी है और क्या इसका दायरा भी कुछ बढ़ाया गया है क्या? नोटिफिकेशन में ये लिखा था कि 1 महीने में इंक्वायरी पूरी करो, लेकिन मैंने अभी डिटेल ऑर्डर में नहीं पर देखा भी कौन सी कितनी है। लेकिन अगर सारा वो देखना पड़ा भी इंक्वायरी डिटेल फैक्ट स्टार्टिंग फैक्ट देखना पड़ा तो मेरे को 5-7 महीने। लखीमपुर हिंसा को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद भी विपक्ष सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और इसी कड़ी में सिरसा में कांग्रेस ने मौन व्रत के जरिए केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह मौन व्रत कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा की अगुवाई में रखा गया और इस दौरान हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई, पूर्व मंत्री परमवीर सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान कुमारी शैलजा ने सरकार पर किसानों के साथ अत्याचार करने का आरोप भी लगाया। जो लखीमपुर में हुआ, मासूम लोगों की जान गई, मासूम किसानों की जान गई, एक पत्रकार भाई की भी जान गई, जिसकी भी जान गई उनके घर में परिवार में क्या कुछ हुआ होगा आप सोच सकते हैं। लेकिन ये नतीजा है भाजपा सरकार की तानाशाही का, उनकी एरोगेंस का। इसलिए
इससे संबंधित पहले दिन ही हरियाणा कांग्रेस ने माननीय राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया था। कोई कार्रवाई हो नहीं रही, लेकिन हम इसी तरह से कांग्रेस पार्टी अलग अलग शांतिपूर्ण तरीके अपनाकर किसानों की, मासूमों की न्याय के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। चरखी दादरी के कस्बे बारडा में किसानों ने बाजरे की खरीद में देरी होने को लेकर एसडीएम कार्यालय के सामने जोरदार धरना दिया और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि रविवार तक अगर बाजरे की खरीद शुरू नहीं होती तो कस्बे के क्रांतिकारी चौक पर धरना देंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन की होगी। आपको बता दें कि बारडा क्षेत्र रेतीली जमीन वाला इलाका है, जहां पर बाजरा बहुत ज्यादा बोया जाता है और अब बाजरे की खरीद में देरी से किसान आक्रोशित है। हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।